मोशन इन प्लेन। इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है वेक्टर, सेकेंड है प्रोजेक्टाइल एंड थर्ड इज सर्कुलर मोशन। तो हम अभी 1 बाय 1 तीनों फॉर्मूले डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेट्स स्टार्ट वेक्टर्स। कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो और वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है उसको हम वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इज फॉलो ट्रायंगल लॉ। किसी वेक्टर को ऐसे डिनोट किया जाता है, उसका ये जो टेल होता है, एक हेड होता है, तो वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो टेल से हेड की तरफ होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रायंगल लॉ, क्योंकि वेक्टर तभी होगा जब ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा। ट्रायंगल लॉ क्या है समझ लो। बेसिकली जैसे तुम डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो इनिशियल से फाइनल तक डायरेक्टली एक लाइन ज्वाइन करते हो। अगर ए से तुम बी तक गए, ऐसे सी तक गए सपोज, तो तुम क्या करते हो, इनिशियल टू फाइनल एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करते हो, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आता है। इसी को ट्रायंगल लॉ बनाया गया है कि जब भी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स तीन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, तो उसके अगर दो साइड्स सेम ऑर्डर में है, सपोज ए बी एक साइड है जो ए वेक्टर है, जो बी सी वाली साइड है ये बी वेक्टर है, तो जो इनका सम होगा मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो कैसे होता है, तो दो वेक्टर्स का सम हमेशा पहले वाले के इनिशियल से लेके दूसरे वाले के फाइनल तक, तो जो भी वेक्टर इस ऑर्डर में हो उनका सम होता है। इसको रिजल्टेंट भी कहते हैं। तो ट्रायंगल लॉ क्या हुआ, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स दो वेक्टर हैं तो तीसरी साइड उसका रिजल्टेंट होगा। लेकिन हाँ, ऑर्डर ध्यान रखना है, इन दोनों का ऑर्डर देखो, ए बी और बी सी, इनका ऑर्डर कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ए सी का ऑर्डर कैसा है, क्लॉकवाइज। तो ऑर्डर थोड़ा उल्टा रहता है, दो सेम ऑर्डर में होते हैं और तीसरा उनके अपोजिट होता है, वही उसका रिजल्टेंट होता है। सिमिलरली हमारे पास होता है एक पैरेललोग्राम लॉ। मीन्स एक पैरेललोग्राम बनाओ और उसके दो साइड्स, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को दो वेक्टर ले लो। सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। इसमें रिजल्टेंट कैसे देखते हैं, जब भी दो साइड्स दो वेक्टर हो तो इन दोनों के बीच में से एक लाइन अपोजिट कॉर्नर पे मिला दो, तो ये वाली लाइन जो होगी इनका रिजल्टेंट होता है। मीन्स दो साइड्स दो वेक्टर हो तो डायगोनल उसका रिजल्टेंट हो। अब ये कैसे होता है, क्योंकि बी वेक्टर है और ये उसका पैरेलल है, और पैरेलल में शिफ्ट करने से वेक्टर्स चेंज नहीं होते। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। और ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट ए और बी का कैसे होगा, ए के स्टार्टिंग से बी के लास्ट तक। तो पैरेललोग्राम लॉ भी सेम होता है। अब इन दोनों में ना रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला लगता है, वो होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर दो वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल है तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है। ओके, ऐसे बनाते हैं। इसको थोड़ा और आगे ले जाओ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दो। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है तो उसके अकॉर्डिंग आता है। देखो जो एंगल यहाँ पे है वही यहाँ पे, मतलब ये ए और बी वाला एंगल थीटा है। दूसरी चीज़ होती है रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला कैसे, रिजल्टेंट ये है ए प्लस बी वाली साइड, इसकी डायरेक्शन का मतलब है कि या तो ए के साथ उसका एंगल बताओ या बी के साथ, तो हम किसी के साथ भी बता सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे एक एंगल बन रहा है अल्फा, तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। अब ये sin थीटा कैसे और cos थीटा कैसे है समझो। अगर कोई भी वेक्टर गिवन होता है, सपोज कोई भी वेक्टर जैसे b गिवन था यहाँ पे, और ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा हो राइट एंगल, और यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म हो रहा हो, तो जो इसका बेस होता है वो आता है b cos थीटा, और जो हाइपोटेनस होता है, सॉरी जो परपेंडिकुलर होता है वो आता है हमारा b sin थीटा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना क्योंकि वेक्टर्स में इसका बहुत यूज है। ये डायरेक्शन हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। ये दोनों फॉर्मूले ट्रायंगल लॉ में भी लगते हैं और पैरेललोग्राम लॉ में भी सेम फॉर्मूले लगते हैं, क्योंकि दोनों लॉ बेसिकली सेम ही हैं। आगे देखो, कोई भी जैसे x, y और z, इन तीनों को हम x एक्सिस को i कैप, y एक्सिस को j कैप और z एक्सिस को k कैप कहते हैं। ओके, वेक्टर्स में ऐसे डिनोट किया जाता है। ये कैप का मतलब क्या है समझो। अगर किसी भी वेक्टर, किसी भी चीज़ पे एरो लगा हुआ है ऐसे, तो इसको हम ए वेक्टर, जैसे ए वेक्टर पढ़ेंगे। अगर इस एरो के साथ एक मॉड भी लगा दिया, ठीक है,
तो इसको हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं। मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होता। इसको हम सिंपल ए भी लिख सकते हैं, या तो तुम वेक्टर के साथ मॉड भी लगाओ या फिर वेक्टर और मॉड दोनों हटा दो, तो इन दोनों को मैग्नीट्यूड कहा जाता है, ये दोनों सेम है। तीसरा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए। तो मैग्नीट्यूड 1 लाने के लिए क्या करते हैं, उस वेक्टर के ऊपर ऐसे कैप लगा के, पहले तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं ए कैप, और उसका फॉर्मूला होगा ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, मतलब सिंपल ए लिख दो, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। ओके, नाउ सपोज ए वेक्टर को लिखा हुआ है ए आई कैप, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर को लिखा हुआ है इट्स B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ओके, तो इनके मैग्नीट्यूड्स का फॉर्मूला क्या होता है समझो। ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अंडर रूट में, याद रखना ये सिर्फ पॉजिटिव आते हैं सारे। बी होगा अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ओके, ये इन दोनों के मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले हैं। अब इन वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं समझो। अगर हमें a प्लस बी वेक्टर निकालना हो, ऐड करना हो, तो क्या होगा, आई कैप कॉमन ले लो, A1 प्लस B1 आई कैप, A2 प्लस B2 जे कैप, और लास्ट में क्या आएगा A3 प्लस B3 के कैप। ठीक है, अगर ऐड किया तो हर जगह प्लस, और अगर सब्ट्रैक्ट किया तुमने तो ये हर जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, तो ये है कि वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब सीखते हैं वेक्टर्स का प्रोडक्ट। तो वेक्टर्स में प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और एक होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, और कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट से आता है तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, और अगर कोई भी फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट से आता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ओके, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी ऐसे लिख लो। सिर्फ क्या करो, आई वाले को आई से और जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, मीन्स A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ओके, ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, सिंपल सा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, पहले एक डिटर्मिनेंट जैसा बनाओ, ऊपर लिख दो आई जे के, और जो कोफिशिएंट्स हैं लाइक A1 A2 A3, और उसके साथ क्या है B1 B2 B3। ठीक है, ऐसे लिख के, और जैसे तुम लोग को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है वैसे कर लो। बाकी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला होगा इसका, आई कैप के साथ आएगा A2 B3 माइनस B2 A3, जे कैप के पहले माइनस आएगा, और जे कैप में कैसे लिखेंगे, इसके साथ आएगा A1 B3 माइनस B1 A3, और सबसे लास्ट है के कैप। के कैप के साथ क्या आएगा बताओ, A1 B2 माइनस B2 A1, तो यहाँ पे लिख दो A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, ये फॉर्मूला है, बाकी हमेशा फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है तो ऐसे लिख के और सॉल्व कर लो। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वेक्टर्स में यूज होते हैं, जैसे ए डॉट बी अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अगर हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ओके, इसके अलावा अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन हो हमें, जैसे ये साइड ए वेक्टर है, ये वाली साइड बी वेक्टर है, उनके बीच में एंगल दिया है थीटा। ओके, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल ए क्रॉस बी पहले निकालो, ठीक है, फिर उसके मैग्नीट्यूड का आधा कर देना, तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर कोई पैरेललोग्राम गिवन हो जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स गिवन हो ए और बी,
और उनके बीच का एंगल बताओ। ठीक है, तो इसका एरिया होता है हमारा सिंपल ए क्रॉस बी का मॉड। ए क्रॉस बी फाइंड करो और उसका मॉड निकाल दो, मीन्स मैग्नीट्यूड। ओके, सबसे लास्ट में आते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट कैसे सीख लो, अगर वेक्टर किसी भी क्वाड्रेंट में हो, जैसे तुम्हारे पास है आई कैप, ये जे कैप हो गया, दिस इज माइनस आई कैप, दिस इज माइनस जे कैप। सपोज तुम्हारा फोर्स वेक्टर है कोई, थीटा एंगल पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे वो फर्स्ट में बनेंगे, अगर सेकंड में होगा तो सेकंड में बनेंगे, थर्ड में थर्ड में। कैसे ब्रेक करते हैं कंपोनेंट, जिधर एंगल गिवन हो उधर वाला कंपोनेंट हो जाता है कॉस थीटा, और जिधर एंगल नहीं गिवन हो, जैसे ये वाला एंगल नहीं पता हमें, तो उधर हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, अब आई कैप है तो आई कैप लगा दो, और ये वाला जे कैप है तो जे कैप लगा दो, और दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का साइन। तो ये किसी भी वेक्टर को अगर उसका मतलब मैग्नीट्यूड दिया हो और एंगल दिया हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर जैसे एफ मैग्नीट्यूड दिया है और थीटा एंगल दिया है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसका ये एक तरीका होता है। ओके, अब सीखते हैं हम प्रोजेक्टाइल के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। प्रोजेक्टाइल, दो टाइप के प्रोजेक्टाइल्स पढ़ने होते हैं हमें। पहला होता है किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर से u स्पीड से फेंक दो, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो होता है √2h/g, जो रेंज होता है वो u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और जो फाइनल स्पीड होती है वो होती है √u² प्लस gt का होल स्क्वायर। ओके, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में होता है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मीन्स किसी भी पॉइंट पे अगर एक्स एक्सिस की लोकेशन पता है तो हम वाई एक्सिस की भी निकाल सकते हैं, वो होता है y = gx²/2u²। ओके, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से तुम कभी भी x कॉम्पोनेंट गिवन हो तो y कॉम्पोनेंट निकाल सकते हो। दूसरे टाइप का प्रोजेक्टाइल होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दो ऐसे, और वो r डिस्टेंस दूर जाके गिरती है, सपोज उसकी हाइट है h मैक्सिमम और टोटल टाइम लगा t। तो इन तीनों के फॉर्मूले कैसे होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin² θ/2g, और रेंज का फॉर्मूला u² sin 2θ/g। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसके ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन होती है वो होता है y = x tan θ × 1 - x/r। ये इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है। इसमें तुम r की वैल्यू डाल के इस फॉर्मूले को और एक्सपेंड कर सकते हो। sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ × cos θ, तो वो कर सकते हो तुम, बट इसको याद रखना। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिससे इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो याद रखना, और वो इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है r tan θ = 4h, मीन्स रिजल्टेंट रेंज इंटू tan θ = 4h। इससे मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं इसके। इसी प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर किसी इंक्लाइन के ऊपर से ऐसे फेंका जाए तब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो इस केस में याद रखना, देखो ये मेंस और नीट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में जो 2u sin θ होता था अपॉन में हो जाएगा g cos α। अल्फा ये इंक्लाइन का एंगल है। तो देखो वो फॉर्मूले सारे सेम रहते हैं, तुम लोग को जैसे कंपोनेंट बना के सॉल्व करना वैसे ही करना। बस याद रखना एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होता है इस डायरेक्शन में जो इस फॉर्मूले में आना चाहिए वो ऐसे चेंज हो जाता है, मतलब g के कंपोनेंट्स बना देते हैं तो इधर को g cos α आता है, इसकी वजह से ये चेंज हो जाता है, तो इसको याद रखना। सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ किसी सर्कल में v स्पीड से ट्रैवल करना, और ये स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए।
याद रखना स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए। खैर फॉर्मूले देखते हैं। अगर थीटा एंगल सबटेंड करता है कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में जाते हुए, तो इस थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा से डिनोट करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा से डिनोट होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो इन तीनों के नाम बस चेंज हो गए, बाकी ये डिस्प्लेसमेंट है, एक वेलोसिटी है, तीसरा एक्सेलरेशन है। तो इसमें फॉर्मूले कैसे याद रखने, देखो जो लीनियर डिस्टेंस होगा, मतलब एस, मान लो यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस है एस, तो लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है आर इंटू थीटा। मतलब ये एस हो गया लीनियर डिस्टेंस, आर रेडियस, और थीटा हो गया एंगुलर डिस्टेंस। ओके, इसी तरह जो लीनियर वेलोसिटी है v और एंगुलर वेलोसिटी, उसका क्या रिलेशन होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा एक चीज होता है, वो होता है एक्सेलरेशन, क्योंकि सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन तो होगा, चलोगे तो, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ऐसे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर अल्फा। ये तीन फॉर्मूले यूज होते हैं इसमें। कुछ सिंपल से टॉपिक्स याद रखना। अगर एक सर्कल का कंप्लीट राउंड लगाना है तो टोटल टाइम लगेगा 2πr मीन्स डिस्टेंस अपॉन v। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इन दोनों को मिक्स करके भी फॉर्मूले बना सकते हो। किसी भी सर्कुलर पाथ में दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है जो इसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल, और एक होता है इसके सेंटर की तरफ, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। और सेंट्रीपिटल होता है सर्कुलर पाथ में घूमने की वजह से जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन आर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर स्पीड चेंज हो रही हो मतलब, तो हम निकाल सकते हैं। तो अगर दोनों एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो, टेंजेंशियल भी और सेंट्रीपिटल भी, तो टोटल एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। इस टॉपिक पे नीट में हर 2 साल पे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये टॉपिक्स बहुत ही फेमस है। बाकी मोशन इन प्लेन में इतने ही फॉर्मूले, इनको अच्छे से रिवाइज करो और न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करो।